नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम प्राचीन इतिहास के 56 बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट है आपका वो है, सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली थी। तो आपसे अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप करता है तो सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली थी। और सेकंड है आपका, भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो भारत से बाहर अगर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख की बात है तो मध्य एशिया के बोगजकाई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिले हैं, और इनमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो सिक्कों का जो अध्ययन है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, और सर्वाधिक शुद्ध सोने की मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की थी। तो सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने क्या किया था, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं अगर आपसे पूछ ले तो कुषाणों ने चलाई थी, जारी की थी। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं पूछ ले तो गुप्तों ने जारी की थी। तो सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। अगर आपसे पूछे स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाले कौन थे, तो हिंद यूनानी थे, सबसे पहले इन्हीं ने जारी की थी स्वर्ण मुद्राएं। और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने, और सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधान का संकलन है। जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मुख्यतः देवी देवताओं की स्तुतियाँ तथा यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम हैं तथा विधि विधानों का संकलन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह कहाँ पे है, अथर्ववेद में धर्म और औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे अन्य विषयों की जानकारी दी गई है। तो जो सामवेद है इसमें किसका वर्णन मिलता है, इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है, तथा अथर्ववेद में धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उपनिषद में अध्यात्म, जो उपनिषद है आपका वेदांत है, उसमें अध्यात्म तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन हुआ है, और वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इनको क्या कहा गया है, वेदांत। जो आपके उपनिषद है वेदों का अंतिम भाग है ये, और इसी कारण इसका वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को क्या कहा गया है, वेदांत कहा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखित त्रिपिटक हैं, और ये है आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सबसे प्राचीन बौद्ध साहित्य है ग्रंथ पाली भाषा में लिखित जो त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। इनकी रचना किस भाषा में हुई है, तो इनकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है, अज्ञात लेखक की रचना पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण मिलता है। तो कहाँ पे भारतीय बंदरगाहों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण मिलता है, तो पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, और इसके लेखक अज्ञात हैं, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। तो नेक्स्ट है आपका, फाहियान की प्रसिद्ध रचना फ्योन की अथवा फोक्यो की अथवा ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज है। हेनसांग की यात्रा वृत्तांत CU की तथा एसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फाहियान की प्रसिद्ध रचना फोक्यो की है, और अथवा ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट कंट्रीज, और हेनसांग की यात्रा वृत्तांत CU की अथवा एसे ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड है। नेक्स्ट है आपका, अलबरूनी की रचना तहकीक हिंद में गुप्तोत्तरकालीन समाज का विविधतापूर्ण विवरण मिलता है। तो कहाँ पे गुप्तोत्तरकालीन समाज का विविधतापूर्ण विवरण मिलता है, तो मिलता है गुप्तोत्तरकालीन तहकीक हिंद, अलबरूनी की रचना है ये। और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई भी जीवाश्म नहीं मिलता है।
तो पूरे भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म फॉसिल्स नहीं मिलता है। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से प्राप्त होता है। तो पशुपालन का अगर प्रारंभिक साक्ष्य आपसे पूछता है तो वो मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के अंदर जो जगह है बागौर, वहाँ से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से जो आपके चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था, वो जौ था आपका। तो भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। और मानव द्वारा जो प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था वो कौन सा था आपका, जौ था। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम से गर्त निवास यानी गड्ढा निवास, कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो कहाँ से मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, तो मिलता है आपका नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम। और यहीं से आपका क्या मिलता है, गर्त निवास का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है आपका पिकली हल। जो पिकली हल स्थल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे है, कर्नाटक में। और यहाँ से क्या मिले हैं, राख के ढेर व निवास स्थल दोनों मिले हैं। नेक्स्ट है आपका ताम्रपाषाण काल के लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। जो नवदा टोली महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। जो ताम्रपाषाण काल के लोग हैं तो वो किस की खेती करते थे, गेहूं, धान और दाल की। और जो नवदा टोली महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आपका चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक लोगों ने किया है। और अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था, तांबावती था। और यहाँ के लोग पत्थर के बने घरों में रहा करते थे। सर्वप्रथम 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा स्थल का ज्ञान हुआ। और ये पहली नगरीय सभ्यता थी। और जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति यानी कि फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन की अवस्था को दर्शाती है। और सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की जानकारी दी थी। तो सर्वप्रथम 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में ही हड़प्पा स्थल का ज्ञान हुआ। हड़प्पा की खोज 1921 में किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है, त्रिभुजाकार है, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समूचा क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है और जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे आगे है हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है। तो R37 कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है आपका हड़प्पा से। हड़प्पा से कांसे की इक्का गाड़ी, दर्पण तथा सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट कांसे की नगन नर्तकी तथा दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, सिंध का नकलिस्तान, सिंध का बाग और प्रेतों का टीला। ये सभी संज्ञाएं किसको दी गई है, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। तो यहाँ से कांस्य की नगन नर्तकी तथा दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कालीबंगा का अर्थ क्या है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं ये क्वेश्चन एंटी नेट के द्वारा भी पूछा गया है। तो नेक्स्ट है आपका चोंदड़ों से मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता तथा सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चोंदड़ो एकमात्र ऐसा पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। लोथल से गोदीवाड़ा बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहीं से आपके मनके बनाने के कारखाने भी प्राप्त हुए हैं। लोथल से स्त्री पुरुष समाधान, युगम समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बनावली से अच्छे किस्म का जौ, तांबे का बाणागर, पक्की मिट्टी से बने हल की आकृति या खिलौना प्राप्त हुआ है। और जो सुरकोतड़ा है यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तथा एक विशेष प्रकार की कब्र प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है आपका रंगपुर से धान की भूसी का ढेर प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछे धान की भूसी का ढेर
कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह रंगपुर से। सूतका गंडोर का दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया था। सिंध से बाहर सिर्फ कालीबंगा की मोहर पर बाघ का चित्र मिलता है। सर्वाधिक संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो मुख्यतः कैसी हैं, चौकोर हैं। तो सर्वाधिक संख्या में मोहरें अगर आपसे पूछें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, और उनका आकार कैसा है, वो मुख्यतः चौकोर हैं। तो नेक्स्ट है आपका लोथल का अर्थ मुर्दों का नगर है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है, और सिंधु जो सभ्यता है इसकी सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। लोथल से धान व बाजरे की खेती के अवशेष मिले हैं। तो बाजरे व धान की खेती के अगर अवशेष पूछ ले, साक्ष्य पूछ ले, तो कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले हैं। चावल की खेती का प्रमाण लोथल व रंगपुर से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसको जाता है, सिंधु सभ्यता इंडस वैली के लोगों को जाता है। घोड़े के अस्तित्व के संकेत मोहनजोदड़ो, लोथल, रानागुड़ई व सुरकोतड़ा से प्राप्त हुआ है। कुब्बड़ वाला जो सांड है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रिय पशु था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पशुपति शिव की आकृति से गेंडा, भैंसा, हाथी, बाघ व हिरण की उपस्थिति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जहाँ से, मोहनजोदड़ो से जो मोहर प्राप्त हुई है, वहाँ से जो पशुपति शिव की आकृति है, वहाँ से जो गेंडा, भैंसा, हाथी, बाघ व हिरण की उपस्थिति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई है। कांसे तांबे के साथ कांसा मिला के टिन बनाते थे, तांबा के साथ टिन मिला के कांसा बनाते थे। सैंधवकालीन लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।